आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा कब दिया गया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, दांडी मार्च मतलब नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय, या खिलाफत आंदोलन के समय? सबको पता है। इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका सही आंसर जो है अपना वो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन है, इससे जुड़े हुए सवाल एग्जामिनर मालूम करता। तो 10-5 बातें इस आंदोलन के संबंध में हम लोग नोट कर लें। ठीक है, तो एक हेडिंग बनाएंगे हम। हेडिंग का नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, ये हमारा एक हेडिंग हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो, ये एक ऐसा इतिहास का हिस्सा है कि ये एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो लेकर चलेंगे। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? मान लो सवाल पूछ लेगा आपसे कि महात्मा गांधी और कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो मुख्य कारणों में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान में रखना। एक तो क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, वो फेल हो गया था। क्रिप्स के प्रस्तावों को भारतीयों ने ठुकरा दिया था, पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि जो जापान था, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध चल लिया था, तो जापान ने भारत पर हमलों की धमकी दे दी थी। ठीक है, तो इन 2 कारणों की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो पहला तो रीजन वही कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण कोई पूछेगा तो कारण हम लोग 2 बातें लिखेंगे इसमें। कारण में 2 मुख्य बातें थीं। पहली बात थी क्रिप्स मिशन का असफल होना और भारत पर जापानी हमले की धमकी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों की बात अगर एग्जामिनर मालूम करेगा तो 2 बात है। पहली बात, क्रिप्स मिशन का असफल होना, दूसरा जापान द्वारा भारत पर हमले की धमकी। और आपको याद होगा 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला। हमें ये लगता था कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा हमें अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का। ठीक है, तो कारण में 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरा सवाल ये है, यहीं से चलिए कारण आपको पता चल गया क्यों हुआ था। दूसरा है कि किस समय पर हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस समय पर हुआ था, समय आपको याद रखना है। तो समय आपको याद रखना है, समय व स्थान दोनों को एक जगह लिख सकते हैं। समय व स्थान मतलब कब और कहाँ से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन।
तो भारत छोड़ो आंदोलन का समय था 9 अगस्त 1942। किस स्थान से शुरू हुआ था? तो ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई। कहाँ से शुरू हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान, और ये ग्वालियर टैंक मैदान पड़ता है बंबई में। तीसरा क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट बन सकता है कि 9 अगस्त को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, उसकी याद में ये वर्षी के तौर पर मनाया गया था। किसकी याद में इसको करा गया था? तो याद का मतलब है किस मेमोरी को हम रिवाइज कर रहे थे। तो आपको पता होगा काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, और काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन किस समय और किस स्थान से शुरू हुआ था, और किसकी याद में जो है इस मूवमेंट को शुरू करा गया था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको हम काकोरी कांड भी कहते हैं, इसमें ट्रेन को लूटा गया था। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को और क्या क्या नाम दिए गए हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के अन्य नाम क्या हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के अन्य नाम क्या हैं? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को और क्या कहा जाता है? तो देखो, इसमें भी आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी अन्य नामों में। भारत छोड़ो आंदोलन को एक तो कहते हैं अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति, और भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम है स्वतः स्फूर्त आंदोलन, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। एक डी ऑप्शन होगा, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो ऐसी स्थिति में डी ऑप्शन सबसे अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस दौरान समस्त कांग्रेसी नेताओं और महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। तो फिर जब वो सब लोग अरेस्ट हो गए तो फिर नेतृत्व तो उन्होंने किया नहीं, क्योंकि वो तो जेल में चले गए। तो बताया जाता है कि ये आंदोलन जो था वो स्वतः अपने आप ही आगे बढ़ा। इसलिए इस ऑप्शन को जरूर ध्यान में रखें कि यह जो था स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, अपने आप चला था। अब आगे चलते हैं एक और बड़े अच्छे शानदार सवाल की तरफ, इसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ, कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय ब्रिटेन की स्थिति क्या थी? ब्रिटेन की स्थिति क्या थी? ब्रिटेन की स्थिति का मतलब यह है कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, उस समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। ठीक है। अब ये जो ऐसे क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन की स्थिति क्या थी।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन की स्थिति का मतलब है कि उस समय सत्ता में महत्वपूर्ण पदों पर कौन कौन लोग शामिल थे, उस समय सत्ता पर किन किन लोगों का। हाँ, तो ब्रिटेन का जो राजा था उस समय, ब्रिटेन का जो किंग था, राजा था, उसका नाम था जॉर्ज 6। इनसे पहले जॉर्ज पंचम थे और इनके बाद हुए थे जॉर्ज पंचम के बाद जॉर्ज 6। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन में सरकार जो चला रहे थे, जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। भारत का वायसराय कौन था? ये कई बार सवाल पूछा गया एग्जाम में कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। और जो भारत का सेनापति था, प्रधान सेनापति, जिसके हाथ में सेना की कमान थी, उनका नाम था लॉर्ड बेवेल। और लॉर्ड बेवेल जो थे बाद में भारत के वायसराय बने थे। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद में भारत का वायसराय कौन बना था? लॉर्ड बेवेल बनाए थे। बेवेल योजना भी आई थी बाद में। तो ये तो याद रखने वाली बात है कि ब्रिटेन की स्थिति क्या थी। ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज 6, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो और प्रधान सेनापति था लॉर्ड बेवेल। अब चलते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट पूछा गया है कि जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस की स्थिति भी देख लेते हैं। देखिए, ये तो ब्रिटेन की स्थिति हो गई। कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति का मतलब, देखिए, कांग्रेस की स्थिति का मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये उस समय ब्रिटेन के, ये उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से लेकर 1945 तक अध्यक्ष रहे थे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से मालूम किया जाता है, आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने थे? सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने थे? तो 40 से 45 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय इन्हीं को मिला था आज़ादी से पहले। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भी आंसर आएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
ठीक है। अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन कौन से नारों का इस्तेमाल हुआ था। तो प्रमुख नारे कौन कौन से थे, तो ख़ास तरीके से दो नारों की चर्चा है। एक नारा आता है अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ये नारा जो था वो खूब ज़ोरों पर चला, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अब सवाल ये आता है कि ये नारा जो था किसने दिया था। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो है ना, हाँ, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया है, भारत छोड़ो, ये नारा किसका था। तो ये नारा था यूसुफ मेहर अली का। यूसुफ मेहर अली, ये नारा किसने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया था। और एक नारा चला था और करो या मरो, करो या मरो, ये नारा दिया था किसने, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। तो दोनों नारे हैं। पूछेंगे कि भारत छोड़ो नारा या अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है यूपी ट्रिपल एस सी में। तो नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। और एक है करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। एक नारा इस समय और था, वो चर्चा में खूब चला था इलाहाबाद से, हाँ, वो नारा था मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री। तो तीनों नारे इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ामिनर जो है इस तरीके की बातें जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अब सवाल निकल कर ये आता है कि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ 9 अगस्त 1945 को, तो उस दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो प्रमुख ऑपरेशन कौन कौन से थे। अब ऑपरेशन किसने चलाया होगा, आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों द्वारा चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन कौन कौन से थे। ये भी एक सवाल आता है कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। देखिए इस दौरान जो प्रमुख ऑपरेशन थे, प्रमुख ऑपरेशन में दो नाम हैं। पहला नाम एक तो आता है ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। इसका मतलब क्या है ऑपरेशन जीरो आवर का, कि जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जीरो आवर, 0 घंटे में, मतलब तत्काल। तो जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ है 9 अगस्त 1945 को, उसकी सुबह ही जितने भी लीडर थे उन सभी लीडर को क्या करा, अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। किस ऑपरेशन के तहत महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तमाम क्रांतिकारी किस ऑपरेशन के तहत अरेस्ट हुए थे। तो ऑपरेशन का नाम याद रखोगे, ऑपरेशन जीरो आवर। एक ऑपरेशन और चला था, उसका नाम था रूबिकॉन, ऑपरेशन रूबिकॉन, ऑपरेशन रूबिकॉन।
ये जो ऑपरेशन रूबिकॉन था, ये था महात्मा गांधी की मृत्यु का संकेत। महात्मा गांधी की मृत्यु का संकेत। महात्मा गांधी की मृत्यु का संकेत जो था, उसका नाम था ऑपरेशन रूबिकॉन। इसका मतलब ये था कि अगर गांधी की डेथ हो जाती इस आंदोलन में, तो अंग्रेज कोड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे ऑपरेशन रूबिकॉन का। ठीक है, तो ये भी सवाल था कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की डेथ के लिए कौन सा मतलब एक वर्ड इस्तेमाल करा था, तो रूबिकॉन का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब थोड़ी सी बात देख लेते हैं, जो प्रमुख नेता हुए हैं उन नेताओं की भागीदारी क्या क्या रही थी। इम्पोर्टेंट बात है, एग्जामिनर ऐसे सवालों को उठाता, ये मत समझना कि एक लाइन वही पूछेगा बार बार कि आंदोलन में नारा किसने दिया था, नारा किसने दिया था, ऐसा हर बार थोड़ी ना आएगा सवाल। लेकिन हाँ, जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है। इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन का कोई ना कोई सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात करें तो प्रमुख लीडर, प्रमुख नेता के रूप में जो नाम सामने आते हैं, उनमें एक नाम है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को अरेस्ट करके, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके गांधी को कहाँ रखा था, कहाँ रखा था? आगा खां महल में। कहाँ रखा था? तो गांधी जी को कहाँ रखा गया था, किस जेल में रखा गया था? आगा खां महल। कहाँ है ये? पुणे में, पुणे में रखा गया था। ठीक है, और जो तमाम नेता थे, उन तमाम नेताओं में जैसे जवाहरलाल नेहरू, इनको अहमदनगर किले में रखा गया था। अहमदनगर किला, किले को ही जेल में तब्दील कर दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ रखा गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनको भी अहमदनगर किले में रखा गया था। अहमदनगर किला। एक नाम इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो उनको रखा गया था बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल। और बांकीपुर जेल पड़ती है पटना में। पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था किसको? बाकी जितने भी तमाम लीडर थे उस दौरान, उन सभी नेताओं को रखा गया था अहमदनगर किले में। तमाम नेताओं को अहमदनगर किले में रखा गया था, जितने भी लीडर थे उन सभी को। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से नेता ऐसे थे जिन्होंने भूमिगत रहकर, अंडरग्राउंड रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो ये प्रमुख नेता वो हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। कुछ नेता ऐसे भी थे जो अरेस्ट नहीं हुए थे, अंग्रेजों के हाथ नहीं आए बहुत समय तक, और उन्होंने अंडरग्राउंड रहकर क्या करा है? आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो कौन कौन से नेता थे जिन्होंने अंडरग्राउंड रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया, भूमिगत रहकर
आंदोलन का नेतृत्व किया? किस किस ने आंदोलन का नेतृत्व भूमिगत रहकर किया था, जो मतलब अरेस्ट नहीं हुए थे? तो उनमें एक नाम आता है अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। और ये क्वेश्चन तो ऐसा पूछा गया है कि बताइए अरुणा आसफ अली का संबंध किस आंदोलन से रहा है? 1857 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, 7 अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च? इस तरीके से सवाल आते हैं। तो अरुणा आसफ अली का संबंध जो है वो किस आंदोलन से रहा भैया? भारत छोड़ो आंदोलन से। एक नाम और आता है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। एक नाम और इम्पोर्टेंट है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। इन्होंने अंडरग्राउंड रहकर गुप्त रेडियो संचालन करा है, गुप्त रेडियो संचालन, अंडरग्राउंड रहकर गुप्त रेडियो संचालन किया इन्होंने। और गुप्त रेडियो संचालन में एक नाम आता उषा मेहता का, उषा मेहता। इनके लिए भी दो बातें हैं, एक तो इन्होंने भी गुप्त रेडियो संचालन किया, एक बहुत अच्छी बात क्वेश्चन में एक बार पूछी गई थी कि ग्वालियर टैंक मैदान पर कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? ग्वालियर टैंक मैदान पर इन्होंने झंडा भी फहराया था उषा मेहता ने। ऐ वतन मेरे वतन एक पिक्चर आई है, उसमें जो है इन्हीं का किरदार है, ठीक है, इन्हीं पर आधारित है। ऐ वतन मेरे वतन उषा मेहता के जीवन पर आधारित किताब है। तो दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्या है, इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान पर, ग्वालियर टैंक मैदान पर झंडा भी फहराया था उषा मेहता ने। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल बनता है जो एग्जामिनर मालूम करता है। सवाल ये बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किन किन दलों ने नहीं किया? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, कौन कौन सी पार्टियां थीं जिन्होंने समर्थन नहीं किया है? तो वैसे तो मैं आपको बता दूं, गांधी और कांग्रेस को छोड़कर और जितनी भी पार्टियां थीं उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, उनके साथ नहीं हुए। कौन कौन साथ नहीं हुए? एक तो हिंदू महासभा, हिंदू महासभा इन्होंने भी समर्थन नहीं करा है। एक है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने भी समर्थन नहीं करा है। एक नाम है यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। और एक नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ये भी सवाल पूछा गया है एक बार कि बताइए इनमें से कौन सा दल ऐसा है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करा है, साथ नहीं आए हैं। मतलब कायदे में अगर देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने का काम दो लोगों ने करा है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करा है और एक महात्मा गांधी ने करा है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है
देखिए, सवाल ये निकल कर आता है कि जिस समय ये आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय हुआ था, उस दौरान हाँ, महात्मा गांधी के साथ में एक अंग्रेज पत्रकार था, उसका नाम क्या था? अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के साथ था? तो अमेरिकी पत्रकार उसका नाम था लुई फिशर। अमेरिकी पत्रकार जो गांधी के साथ था उनका नाम था लुई फिशर। ये दो पत्रकार हैं, एक लुई फिशर है जो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी के साथ थे, और एक बेब मिलर हैं जो दांडी मार्च के दौरान गांधी के साथ थे। ठीक है, तो बेब मिलर पत्रकार का नाम आता है कब? दांडी मार्च के दौरान। और लुई फिशर का नाम आता है कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आखिरी पार्ट है इस हेडिंग का, जब ये आंदोलन हुआ था तो इस आंदोलन के समय समानांतर सरकार बनाई गई थी। वो कहाँ कहाँ समानांतर सरकार बनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें बनी, समानांतर या अस्थायी सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर और अस्थायी सरकारें बनी थी। कहाँ कहाँ बनी थी? तो एक अस्थायी सरकार बनी थी बेटा बलिया में। कहाँ बनी थी? बलिया में। बलिया में जो सरकार बनी थी उसके नेता थे चित्तू पांडे। चित्तू पांडे, आपने नाम भी सुना होगा कि बलिया में चित्तू पांडे ने जेल पर अपने साथियों के साथ में हमला कर दिया और तमाम साथियों को रिहा करा लिया। कहाँ से? जेल से। और उन्होंने बलिया में अस्थायी सरकार बनाई थी। तो उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्थायी सरकार कहाँ बनी थी? कानपुर में, गोरखपुर में, लखनऊ में, बलिया में। और इस सरकार को नाम क्या दिया था हमने? अस्थायी सरकार। एक सरकार बनाई गई थी हाँ तामलुक में एक अस्थायी सरकार बनी थी। किसके नेतृत्व में बनी थी? तो सतीश चंद्र समंता। और इस सरकार को नाम दिया गया था जातीय सरकार। और ये तामलुक जो है वो पड़ता पश्चिमी बंगाल में। महाराष्ट्र के सतारा में एक अस्थायी सरकार बनी थी। वाई चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसे नाम दिया गया था प्रीति सरकार। उसे प्रीति सरकार का नाम दिया गया था। और ये सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। सबसे लंबे समय तक कहाँ की समानांतर सरकार चली थी? तो सतारा महाराष्ट्र की। और एक सरकार बनी थी तलचर में, अस्थायी सरकार नाम था उसका, उड़ीसा में। ये बलिया वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बताइए बलिया में किसके नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था भैया? चित्तू पांडे के। ये मूवमेंट बहुत अच्छा है और मैं आपको बताऊं इतिहास का ये वो पहलू है जहां से यूपी ट्रिपल एस अक्सर सवाल बनाती है। तो हर बार सवाल वो तो मिलेगा नहीं आपको जो हमने पढ़ा था। हाँ, हर बार कुछ ना कुछ इस मूवमेंट से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है,
तो समानांतर सरकार 4 जगह बनी थी, बलिया में, तामलुक में, सतारा में, तलचर में। अमेरिकी पत्रकार जो गांधी के साथ था, गांधी जी के साथ था, उनका नाम था लुई फिशर, ठीक है। और बेम मिलर कब था? बेम मिलर कब था? दांडी मार्च के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहे थे, कुछ इस तरह की बात थी, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अब सब बच्चों को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता कब भैया? 8 मार्च को। तो 5 दिवस मैं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 दिवस हैं। एक दिवस है, एक हेडिंग बना दो, प्रमुख दिवस। हम 5-5 दिवस करके खास खास दिवस को पढ़ लेंगे, जितने भी खास खास दिवस हैं। तो प्रमुख दिवस में एक नाम तो यही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एक नाम है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। एक नाम है विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस। एक नाम है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। और एक नाम आपको बताना है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस। मैक्सिमम नाम आपको पता होंगे। भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम कब? 8 मार्च को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता कब? 11 जुलाई को। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं कब हम? 10 दिसंबर को। विश्व जल दिवस मनाया जाता कब? 22 मार्च को। और विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं कब? 16 सितंबर को। ऐसे ही जब दिवस आया करेंगे, इम्पोर्टेंट दिवस लिख लिया करेंगे 5-5। जो पहले लिख लिए हैं वो बाद में नहीं लिखे जाएंगे अब, है ना। तो जैसी क्लास आगे चलती रहेंगी, इम्पोर्टेंट डे जितने भी होंगे वो सभी इसी तरीके से हम जो पहले इम्पोर्टेंट हैं उनको कर लेंगे खास खास, ठीक है। तो ये प्रमुख हमारे पास क्या हो गए भैया? डे हो गए, प्रमुख दिवस हो गए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कुछ इस तरीके की बात। ये कह रहे हैं किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो सब बच्चों को पता है कि भाई लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो लाल ग्रह कौन सा बताओ? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की जो मिट्टी है वो लोह ऑक्साइड से मिलकर बनी है, इसलिए उस मिट्टी का जो रंग है वो कैसा भैया? लाल है। और इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है? लाल ग्रह। तो क्या है ना, ग्रहों के रंग हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, जो ग्रह है और उस ग्रह का रंग। वैसे पहले आपने सुना होगा 9 ग्रह हैं, लेकिन आज प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है और अब ग्रह कितने रह गए हैं? 8 ग्रह रह गए हैं। तो 8 ग्रह के हाँ कैसे जो है नाम है। जैसा बुध ग्रह का रंग कैसा है? बुध ग्रह जो है उसका रंग बताया जाता धूसर। ऐसे ही जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के रंग के बारे में बोला गया है, इसका रंग है भूरा। ऐसे ही बुध शुक्र के बाद में हमारी पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी ग्रह का रंग कैसा है? नीला।
पृथ्वी के बाद में चौथा ग्रह आ जाता बेटा मंगल। मंगल ग्रह का जो रंग है वो होता है बेटा लाल। उसके बाद में आ जाता है बृहस्पति। जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह का रंग हो जाता है नारंगी। उसके बाद में ग्रह आ जाता है शनि। शनि ग्रह जो है उसका रंग आ जाता भैया नीला धूसर। ऐसे ही सातवां ग्रह आ जाता है आपका अरुण। अरुण ग्रह का रंग जो है हरा नीला। और आठवां ग्रह जो आ जाता है आपका वरुण, उस ग्रह का रंग भी तकरीबन नीला है। आपको 3 ग्रह याद रखने हैं जिनके कलर याद रखने हैं। पृथ्वी का याद रखो नीला ग्रह, मंगल का याद रखो लाल ग्रह, और बृहस्पति का याद रखो क्या कहते हैं उसे, नारंगी ग्रह, नारंगी रंग है उसका। ठीक है, 3 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई नहीं पूछता है। हाँ, कभी कभी अरुण का रंग पूछ लेते हैं, तो अरुण का रंग ज़्यादातर ऑप्शन में हरा मिलता है। कैसा मिलता? हरा रंग मिलता है। किसका? अरुण का। अरुण ग्रह का रंग कैसा है? हरा। एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहे थे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आ रहे हैं राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय ने तो क्या बनाया था? ब्रह्म समाज बनाया था। स्वामी विवेकानंद ने स्थापना करी थी रामकृष्ण मिशन की। बोलो। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या बनाया था? आर्य समाज बनाया था। तो आर्य समाज के संबंध में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो आप नोट कर लीजिए। आर्य समाज, आर्य समाज, देखो ब्रह्म समाज पहला है, आर्य समाज बाद का है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो सब बच्चों को पता होगा, बंबई में हुई थी। और आर्य समाज के जो संस्थापक थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया था। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछा गया है। तो आर्य समाज का मुख्यालय था लाहौर में। कहाँ बनाया गया था? लाहौर में बनाया गया था 1877। और बाद में आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर आज है, आज वो कहाँ है? नई दिल्ली में। आर्य समाज का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो नई दिल्ली में। लेकिन ये नई दिल्ली वाला ऑप्शन नहीं आता। एग्जामिनर मालूम करता है आर्य समाज के मुख्यालय की बात, तो उसका ऑप्शन आता क्या? लाहौर। ठीक है, लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। आर्य समाज को बनाया गया था बम्बई में। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती और मुख्यालय बनाया गया था लाहौर में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज बना था कलकत्ता में, और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। एक और सवाल देख लेते हैं। एक जो आगे सवाल है हमारे पास में, वो कुछ इस तरीके से है। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1986 में, 82 में, 1989 में, 1991 में। क्या है आंसर? 1989। ठीक है, तो 2 बातें लिख लेंगे। उत्तर प्रदेश की राजभाषाएं,
उत्तर प्रदेश की राजभाषाएं मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा, हमारी प्रथम ऑफिशियल लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा बनाया गया किसको? हिंदी को। और कब बनाया गया था? अक्टूबर 1947 में। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी है और इसको बनाया गया था 1947 में, अक्टूबर का महीना था। एक सवाल इंपॉर्टेंट यहां से बनता है कि सरकारी कामों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया कब से? सरकारी कामों में हिंदी को अनिवार्य किया गया 1968 में। 1968 में। तो 1968 से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में, 1968 से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य बनाया गया। हिंदी को अनिवार्य बनाया गया मतलब ऐसा मान कर चलें कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उनका जो कामकाज है वो हिंदी में होगा, अनिवार्य रूप से होगा। ये बात सामने आई कब से? 1968 से। जबकि 1947 में हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया था। अब उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय राजभाषा है, ये तो प्रथम राजभाषा हो गई हमारी। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता मिली किसको? उर्दू को। और कब मान्यता मिली थी भैया? 1989 में। तो 1989 से उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या बन गई भैया? उर्दू बन गई। पहली राजभाषा हमारी हिंदी और दूसरी राजभाषा क्या बन गई? उर्दू। ठीक है। तो ये हमने इस तरह से आज एक बड़ा हेडिंग था हमारे पास में, उसको भी हमने सबमिट कर लिया। उसके सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं और बाकी ये छोटे हेडिंग हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें याद करनी होती है ना। तो ये आपको जो है जानकारी मुहैया करा दी गई है। यहाँ से आने वाले समय में क्वेश्चनों के मिलने की संभावना है ना, प्रमुख रूप से देखी जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।